हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिस्लो नॉलेज। और ये हमारी ईपीएफओ एपीएफसी की सीरीज चल रही है, जिसमें अभी हमने सोशल सिक्योरिटी स्टार्ट करी है, जिसका फर्स्ट सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है और एक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये इनेक्ट कब हुआ। तो ये हुआ 16 सितंबर 1972 को। ठीक है, ये डेट याद रखनी है। ये एक तरीके का स्टेटूटरी राइट है। क्या है ये? एक तरीके का स्टेटूटरी राइट है। आफ्टर रिटायरमेंट के बाद मिलता है ये। मतलब ऐसे मान लो ये कोई कंपनी है और ये कोई इंसान है, इस कंपनी में काम करता है, तो इस कंपनी में इतनी लॉयल्टी दिखाइए कि इस कंपनी को कितना बड़ा प्रॉफिट हो। ठीक है, कोई कंपनी चलती किसकी वजह से है? जो वहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं लॉयल्टी के साथ, उन्हीं से चलती है ना। तो ये एक तरीके का क्या है, कंपनी एक तरीके का रिवॉर्ड देगी। जब ये रिटायरमेंट लेगा तो एक तरीके का रिवॉर्ड देगी ग्रेच्युटी की बेस में। ठीक है, इसको रिवॉर्ड समझो या ग्रेटिट्यूड समझो कंपनी का अपने वर्कर्स के प्रति। ठीक है, तो ये है लॉन्ग टर्म और कॉन्टिन्यूस बढ़िया सर्विस कोई देता है तो उसको ये एक तरीके का रिवॉर्ड मिलता है, ग्रेच्युटी। ठीक है, नेचर क्या है इसका? ये सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है। आपको पता ही, हम सोशल सिक्योरिटी की सीरीज पढ़ रहे हैं, तो ये एक तरीके का सोशल सिक्योरिटी लॉ है। ये सारे इंडिया में लगता है। ठीक है, जितनी भी स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी है, सब पे लगता है। पहले जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगता था, अब वहाँ भी लगता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं सेक्शन 1 क्या बात करता है। सेक्शन 1 बताता है किस पे एप्लीकेबल होगा ये। कोई भी कंपनी जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको ये ग्रेच्युटी देनी पड़ेगी। ठीक है, उन पे ये लॉ लगेगा। कौन कौन सी इस्टेब्लिशमेंट होंगी? फैक्ट्री हो गई, माइंस होगी, ऑयल फील्ड हो गया, प्लांटेशन हो गया, पोर्ट्स हो गए, रेलवे हो गए, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट हो गई जहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि मान लो एक साल आपके पास 10 से ज़्यादा काम कर रहे थे, तो ये क्या है, ग्रेच्युटी लग गई। अगले साल आपके पास 9 ही बंदे बचे, तो क्या ग्रेच्युटी नहीं लगेगी? लगेगी। एक बार जब ये एप्लीकेबल हो जाए तो उसके बाद कंटिन्यू रहती है, चाहे एम्प्लॉय एक भी रहे तो भी चलेगी। ठीक है, ऐसा ही हमने क्या देखा था बोनस के केस में। एक बार बोनस देना स्टार्ट हो गए तो बोनस देना ही पड़ेगा। और बताओ उसका क्राइटेरिया क्या है बोनस का, कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर हम देखते हैं एलिजिबिलिटी, कौन एलिजिबल होगा ग्रेच्युटी लेने के लिए? कोई भी वर्कर किसी कंपनी में 5 साल तक काम कर ले। ठीक है, मिनिमम कितनी सर्विस दे दे? 5 साल की। तो अगर 5 साल के बाद वो उस कंपनी को छोड़ के जा रहा है तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे ग्रेच्युटी दे। ठीक है, कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं? अगर वो अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक है, तब उसको ग्रेच्युटी मिलेगी। या सुपर एनुएशन क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है, रिटायरमेंट इंसान खुद की मर्जी से नहीं ले रहा, एज पूरी हो गई है। मतलब किसी कंपनी में क्लोज है कि कोई इंसान 60 साल तक काम कर सकता है, तो उसकी 60 साल एज कंप्लीट हो गई है तो उसे ये ग्रेच्युटी मिलेगी। क्योंकि उसकी एज कंप्लीट हो गई है इसलिए वो काम नहीं कर पा रहा, उसका काम करने का तो मन है। ठीक है, इस तरीके से समझ लो। रिटायरमेंट और इसमें डिफरेंस समझ में आ गया। रिटायरमेंट खुद की मर्जी से ले रहा है, ये एज कंप्लीट होने की वजह से हो गई। फिर आता है रेजिग्नेशन, रिजाइन कर दिया है। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो 5 साल की कंडीशन इसमें तो फुलफिल होनी चाहिए, पर जब केस हो जाए कि किसी की डेथ हो गई या एक्सीडेंट हो गया या कुछ और बात हो गई, तो ये 5 साल वाला क्राइटेरिया उसे फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ग्रेच्युटी मिलेगी। ठीक है, ये एक तरीके की एक्सेप्शन है। चलिए हम कैलकुलेट कैसे करते हैं ग्रेच्युटी को, वो देखते हैं। इसको कैलकुलेट करने का होता है, जो लास्ट तुम्हें जो सैलरी मिली है ना, सैलरी को इंटू कर देंगे 15/26 इंटू जितने ईयर की सर्विस है। ठीक है, समझिए ये 15 क्या है, 15 हमारी जो 30 दिन में जितनी वेजेज मिलती है ना हमें, उसकी 15 कर लो। ठीक है, हाफ, उसका हाफ काउंट करेंगे हम। और 26 क्या होते हैं, वर्किंग डेज। एक महीने में वर्किंग डेज कितने होते हैं? 26, 4 छुट्टियाँ आ जाती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ ईयर सर्विस, जितना सर्विस हमने करी है वो। अब मान लो किसी ने 6 मंथ से ज़्यादा करी है, मतलब 7 मंथ, तो वो 1 साल में काउंट हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। किसी की सैलरी है 30,000, सर्विस उसने करी है 20 साल 7 मंथ, तो इस 7 मंथ को एक एक्स्ट्रा ईयर मान लेंगे, मतलब इसको राउंड ऑफ कर लेंगे 21 ईयर। ठीक है, तो इसको कैसे काउंट करेंगे, जितनी सैलरी है हमारी लास्ट इंटू 15/26 इंटू 21 ईयर। ठीक है, इसको काट पीट के जितना आएगा वो हमारी ग्रेच्युटी हो जाएगी, ये आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा। ठीक है, अब ग्रेच्युटी की एक मैक्सिमम लिमिट गवर्नमेंट ने सेटअप कर दी है, जो कि 2018 के अमेंडमेंट से 20 लाख है। पहले कितनी थी? 10 लाख। मैक्सिमम कितनी ग्रेच्युटी मिलेगी? 20 लाख तक। ठीक है, ये समझ में आ गया ना आपको? क्या है, जो लास्ट तुम्हारी जो सैलरी मिली है उसको इंटू कर देंगे 15/26 और जितने साल तुमने काम करा है वो ये है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉमिनेशन की, जो कि सेक्शन 6 में मेंशन है।
अब नॉमिनेशन क्या होता है कि कोई वर्कर है, ठीक है, ये किसी कंपनी में काम कर रहा है, जब उसको 1 साल हो जाएगा ना कंपनी में काम करते करते, तो वो अपने कोई फैमिली मेम्बर को एक नॉमिनी बना देगा कि मेरे जाने के बाद ये ग्रेचुटी किसे मिलेगी, ठीक है। तो एम्प्लॉय मस्ट नॉमिनेट विद इन 1 ईयर ऑफ सर्विस, 1 साल की सर्विस के बाद वो क्या कर देगा, अपना नॉमिनी देगा। अब क्या है, नॉमिनी वो 1 से ज़्यादा भी दे सकता है, 1 से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर को डाल सकता है नॉमिनी में, मतलब अपनी मदर को भी डाल दी, अपनी वाइफ को भी डाल दी, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, किसी की फैमिली ना हो तो वो अपने फ्रेंड को भी नॉमिनी बना सकता है। उसके बाद क्या है, जॉब लगने के बाद उसकी शादी हो गई, पहले तो नॉमिनी फ्रेंड था, उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद क्या करेगा वो, उसकी वाइफ आ गई तो वो चेंज कर सकता है इसको, अपना नॉमिनी वो कभी भी चेंज करा सकता है, ठीक है, मॉडिफाई कभी भी करवा सकता है नॉमिनी को। इसके लिए क्या है, एम्प्लॉयर को उसे रिटर्न में एक नोटिस देना पड़ेगा कि मैं अपना नॉमिनी चेंज करवाना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात है। अब ये क्या है, सेक्शन जो 4 है ना, उसका क्लोज 6 क्या बात करता है, 4 फीचर ऑफ ग्रेचुटी। अब इसमें क्या होता है, वैसे तो ग्रेचुटी हमारा स्टैट्यूटरी राइट है, पर ये है ना कैंसिल भी हो सकता है कौन कौन से केसेस में। इसमें क्या है कि तुमने विलफुली डैमेज कर दिया प्रॉपर्टी को एम्प्लॉयर की, ठीक है, या तुमने कोई वॉयलेंस कर दी है, या तुमने कोई ऑफेंस कर दिया है जो मोरली गलत है, ठीक है, तो उसमें या तो तुम्हारी पूरी ग्रेचुटी काट लेंगे वो, या पार्शली काट लेंगे, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर देखते हैं टाइम लिमिट और पेमेंट, ग्रेचुटी कब तक मिल जानी चाहिए, ये कौन बात करता है, सेक्शन 7 में। तो जिस दिन इंसान ने ये जॉब छोड़ दी है उसके विद इन 30 डेज, ठीक है, विद इन 30 डेज में आप क्या है उसकी ग्रेचुटी दे दो भाई। अगर डिले होती है तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कोई कंपनी है, ये वर्कर है, ठीक है, इसको 30 दिन में ये ग्रेचुटी मिल जानी चाहिए, अगर नहीं मिल रही, 2 महीने कर दिए आपने, 60 दिन कर दिए, तो 1 महीने का क्या है इंटरेस्ट उसे पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, डिस्प्यूट हो गया है कोई, तो डिस्प्यूट के केस में क्या करेगा, एम्प्लॉयर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को डिपॉजिट करा देगा वो ग्रेचुटी, ठीक है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी के बारे में हम देखते हैं, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जिसको अपॉइंट कर देगी वही कंट्रोलिंग अथॉरिटी बन जाएगी। फिर एक होती है एपेलेट अथॉरिटी, जिसमें अपील, मतलब इस केस के अगेंस्ट अपील करी जा सकती है वो। फिर हम देखते हैं पेनल्टी, जो सेक्शन 9, 11, 12 और 21 है उसमें पेनल्टी मेंशन करी गई, ठीक है। ये सेक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन एक आ भी गया सेक्शन पे तो इतने सारे सेक्शन हैं हम याद रख नहीं सकते, ठीक है, तो सेक्शन याद नहीं करने हैं। तो पेनल्टी के केस में क्या होगा, अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो 6 महीने की जेल हो जाएगी और कितने तक का, 10,000 तक का फाइन हो जाएगा। अगर वो अवॉइड कर रहा है, कंपनी का मालिक बोल रहा है कि मैं ग्रेचुटी दूंगा ही नहीं, तो उसको 6 से लेकर 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, ठीक है, जेल हो सकती है उसे। अब हम अमेंडमेंट्स की बात करते हैं। 2010 में अमेंडमेंट हुई थी, उसमें ना ग्रेचुटी को टीचर्स के लिए भी अलाउड कर दिया था, ठीक है। पहले टीचर्स को ग्रेचुटी नहीं मिलती थी, 2010 के बाद टीचर को भी ग्रेचुटी मिलती है, ठीक है। जिस भी इंस्टीट्यूट में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं वहाँ ग्रेचुटी उन टीचर्स को मिलेगी। फिर 2018 में क्या हुआ, इसकी जो लिमिट थी ना वो इंक्रीज़ कर दी, पहले 10 लाख तक ग्रेचुटी मिलती थी, अब कितनी मिलेगी, मैक्सिमम 20 लाख तक की, ठीक है। अब हम इसके MCQs देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 अप्लाइज टू इस्टेब्लिशमेंट हैविंग ए मिनिमम ऑफ हाउ मैनी एम्प्लॉयज़, कितने मिनिमम एम्प्लॉय होने के बाद ग्रेचुटी मिलेगी, तो मिनिमम 10, ठीक है, जहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं वहाँ ग्रेचुटी मिलेगी। फिर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, मिनिमम कॉन्टिन्यूस सर्विस रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी, कॉन्टिन्यूस सर्विस कितने साल की होनी चाहिए मिनिमम, तो हमें पता है 5 साल की, जिसने भी 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं उसको ग्रेचुटी मिलेगी। फिर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, मैक्सिमम ग्रेचुटी पेबल अंडर द एक्ट, 2018 में जो अमेंडमेंट हुई थी उसके अकॉर्डिंग हम कितनी ग्रेचुटी किसी को दे सकते हैं, तो वो लिमिट थी 20 लाख, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन बात करता है, ग्रेचुटी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मैनी डेज वेजेस फॉर द ईच एम्प्लॉय ईयर ऑफ सर्विस, ये हमने पढ़ा था ना 15/26, तो इसमें 15 की डेज की काउंट करेंगे। इसमें क्वेश्चन हाउ मैनी डेज वेजेस फॉर ईच एम्प्लॉयड ईयर, तो हमने देखा था जो लास्ट उसकी सैलरी थी इंटू 15 डेज डिवाइडेड बाई 26 इंटू जितने ईयर की सर्विस उसने दी है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, इन केस ऑफ विलफुल डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, किसी ने जानबूझ के एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया है, तो उसमें ग्रेचुटी कितनी मिलेगी, तो उसमें पार्शियली मिलेगी, ठीक है। इसमें ना फॉरफीचर्स वाले केस में क्या होता है, इसमें अगर किसी ने प्रॉपर्टी को डैमेज करा है तो पार्शियली मिलेगी, अगर किसी ने वॉयलेंस कर दी है
तो उसमें क्या है, पूरी भी काट सकता है या फिर हाफ, ठीक है। और एक केस होता है मोरली गलत करना, तो उसमें क्या है, पूरी की पूरी ही काट ली जाएगी ग्रेचुटी। फिर हम बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट काउंट एज कॉन्टिन्यूस सर्विस अंडर द एक्ट। कौन सी कॉन्टिन्यूस सर्विस में काउंट नहीं होगी। कॉन्टिन्यूस सर्विस क्या होता है, 1 साल में तुम काम कर रहे हो जितना, ठीक है। कुछ छुट्टियां ले रहे हो वो अलग बात है, पर लीगली तुम अगर सर्विस में हो, अब छुट्टियां ले लिए वो अलग बात है, पर लीगली सर्विस में हो 1 साल तक, तो वो कॉन्टिन्यूस सर्विस मानी जाएगी। अब किसी को सिकनेस हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, लो फुल स्ट्राइक कर रहा है, तो वो क्या है, कॉन्टिन्यूस सर्विस में ही काउंट होगी। नोट पूछा है तो इसमें रेजिग्नेशन बिफोर 5 ईयर, ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी आंसर। अब 1 साल में कोई इंसान बीमार भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, स्ट्राइक वगैरह भी चला जाएगा, तो ये भी तो राइट है ना, स्ट्राइक करना भी, तो वो कॉन्टिन्यूस सर्विस में माना जाएगा। पर उससे 5 साल पहले से ही तुमने रिज़ाइन कर दिया है, तो अब तुम्हें ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। चलो बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। विच अथॉरिटी डिसाइड करती है डिस्प्यूट अंडर द एक्ट। तो वो होती है कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जिसको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नमेंट। स्टेट हुई तो स्टेट करेगी, सेंटर है तो सेंटर करेगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। ग्रेचुटी मस्ट बी पेड बाय द एम्प्लॉयर विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट इट बिकम पेएबल। 30 डेज, ठीक है, 30 डेज के अंदर अंदर आपको पे कर देनी है। अगर नहीं पे कर रहे हो तो उस पर आप पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर ये लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 2023 में EO का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ये लिस्ट दी हुई है और ये लेजिस्लेशन दी हुई है, इनमें ना हमें मिलाना है कौन सा किसके साथ लागू होता है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में इसका मेंशन करो आंसर, और जो इसका सही आंसर देगा मैं उसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। थैंक यू।